हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं उसके सारे एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बुक है ये TR जैन वीके ओहरी का बुक है। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सरसाइज में क्या क्या गिवन है। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यानी कि MCQ। ठीक है, फर्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा है सिंस AS इक्वल टू C प्लस एस एंड AD इक्वल टू C प्लस आई द इक्विलिब्रियम विल बी इस्टेब्लिश्ड वेयर C प्लस एस इक्वल टू C प्लस आई और वेयर। यहाँ पर आपको AS और AD का फॉर्मूला दिया गया है और बोला गया कि इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश्ड होगा इस कंडीशन में। ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो ये C कट जाएगा तो S इक्वल टू आई हो जाएगा, यहीं पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ये फर्स्ट नंबर ही हमारा हो जाएगा करेक्ट, S इक्वल टू आई। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या फिर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज व्यूड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। यानी कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए कौन सा इक्विलिब्रियम कौन सा अप्रोच हमारा सही होगा। तो AD इक्वल टू AS अप्रोच सही बात है, S इक्वल टू आई है तो यहीं पर हमने अभी सॉल्व किया तो बोथ A एंड B यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, केन्स थ्योरी ऑफ GDP डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑफ। जो केन्स थ्योरी है GDP डिटर्मिनेशन के लिए उन्होंने कौन कौन सा एजम्पशन रखा है। तो अ क्लोज इकोनॉमी सही बात है, शॉर्ट पीरियड एनालिसिस ये भी सही है, और AS इज परफेक्टली इलास्टिक यानी कि ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ एन इंजेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यानी कि जब आपका इंजेक्शन होगा एग्रीगेट डिमांड का, है ना, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, तो ये भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, जब इंजेक्शन होगा एग्रीगेट डिमांड का यानी कि अचानक से बढ़ेगा तो हमारा इनकम भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इफ़ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई विल इंक्रीज ओनली व्हेन। जब एग्रीगेट डिमांड आपका इंक्रीज कर रहा है तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगा, लेकिन कब, when there is excess capacity, under utilization of existing resource, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स, या फिर बोथ A एंड B। तो देखिए, जब आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी रहेगा मार्केट में, अगर डिमांड बढ़ गया है आप सप्लाई भी आपका बढ़ जाएगा, लेकिन कब बढ़ेगा, जब आपके पास कैपेसिटी आपकी ज़्यादा रहेगी सप्लाई करने की तब। या फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स यानी कि आपके पास रिसोर्स पड़ा हुआ है जिसको आप यूज़ नहीं किए हैं, उसको भी आप यूज़ करके सप्लाई अपना बढ़ा सकते हैं ताकि आप एग्रीगेट डिमांड को क्या कर सकें, मतलब एग्रीगेट जो डिमांड इंक्रीज़ हुआ है उसे आप फुलफिल कर सकें। तो ऑप्शन नंबर D बोथ A एंड B यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट। यानी कि एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से आउटपुट में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बिकॉज मोर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, लेस इफिशिएंट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की तो कोई बात नहीं की गई है, यहाँ पर बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इसके कारण से आउटपुट बढ़ा है, ये तो क्लियर दिया गया है ना, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी तो कुछ नहीं है तो इसे हम लोग बोलेंगे टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, केन्स डिस्कस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, केन्स हमेशा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ही प्रेफरेंस देते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इन्वेस्टमेंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये तो और कुछ सोचना ही नहीं है, जिसे इनकम से कोई मतलब नहीं होता है ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। 9 नंबर में है एक्स एंटी सेविंग रेफर टू। तो एक्स एंटी का तो मतलब होता है कि पहले से जो आप प्लान करके रखे हुए हैं उसको हम लोग एक्स एंटी बोलते हैं, और जो एक्चुअली में हो जाता है बाद में उसे हम एक्स पोस्ट बोलते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन, एक्स एंटी सेविंग रेफर टू द डिज़ायर सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। बिल्कुल यही तो हमने अभी बात की, आगे भी देखना है क्या, हाँ A एंड B है। चलिए देख लेते हैं, प्लान सेविंग, हाँ तो प्लान तो हम वही करते हैं ना जिसका हमें डिज़ायर होता है, तो ये बात भी सही है। एक्चुअल सेविंग नहीं, एक्चुअल सेविंग को हम एक्सपोस्ट बोलते हैं, है ना, एक्सपोस्ट सेविंग बोलेंगे, तो इसे यहाँ इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर D बोथ A एंड B। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बेसिकली आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, और ये है काउज, ये है इफेक्ट। ये कैसे, ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि चैप्टर नंबर 7 में मैंने बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए। नीचे है काउज, ऊपर है इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। क्वेश्चन नंबर 11, MPC इक्वल टू 0.9
देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। अच्छा, बेसिकली आपसे यहाँ पर मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछी गई है और आपको दिया गया है MPC। तो हमको पता है कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC, है ना। और MPC हमको दिया गया है 0.9, तो 1 माइनस 0.9 करेंगे तो हो जाएगा 0.1, और पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, नीचे में करेंगे 10, तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10, यानी कि मल्टीप्लायर है हमारा ऑप्शन नंबर C 10। मल्टीप्लायर इज एस्टिमेटेड एज, मल्टीप्लायर को कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी अभी मैंने बताया, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस C, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ MPC इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। आपको MPC की वैल्यू, MPS की वैल्यू दी गई है 1/4, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था ना, क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC। तो चूंकि यहाँ पर MPC तो नहीं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है MPS, और हमें पता है कि MPS, मैं लिख देती हूँ, MPS प्लस MPC इक्वल टू होता है 1। इसका मतलब जब 1 माइनस MPC है तो इसे हम 1 MPS भी तो बोल सकते हैं ना, तो K इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई MPS, चूँकि यहाँ पर हमें यहाँ हमें S दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा उसे तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया ना, चलिए कर लेते हैं कैलकुलेट। MPS, तो हमारा फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, K इक्वल टू MPS। हाँ, MPS की वैल्यू दी गई है 1/4, तो ये 4 तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो K की वैल्यू हो जाएगी 4, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इफ़ MPC इक्वल टू 0 द मल्टीप्लायर विल बी। अगर MPC 0 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। देखिए, जहाँ कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, जहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो बस आप उसको फॉर्मूले में लगाइए, उसको आप प्रैक्टिकल कीजिए, अप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिकली सारा चीज़ का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक बार में दिक्कत लगेगा, दूसरी बार में और मतलब थोड़ा सा ईजी होगा, तीसरी बार में तो एकदम से ईजी हो जाएगा, आपको उसके लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर MPC क्या दिया गया है, हमें MPC दिया गया है 0, MPC 0 दिया गया है 0, ठीक है, 0 दिया गया है, तो हम पुट करते हैं, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, तो K इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस MPC की वैल्यू दी गई है 0, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 को क्या मतलब हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 कैंसिल हो गया, तो K का वैल्यू कितना आया, 1 आया, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इफ़ MPC इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। अगर MPC बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर भी हमारा बढ़ेगा। जब MPC बढ़ेगा तो ये मल्टीप्लायर भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है ना, इसीलिए ये दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव इन द सेंस, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग MPS के साथ बात करेंगे तो MPS के साथ इसका रिलेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा, दोनों का अपोजिट रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। होप कि समझ में आया होगा, ये यहाँ पर बहुत हौच पौच हो गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। अच्छा, इसी के बारे में तो अभी हम बात कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, अगर MPC हमारा डिक्रीज हो गया तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, ऑपोजिट है ना, वाइस वर्सा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इफ़ MPC इक्वल टू MPS द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ताकि आपको इजी हो जाए, बार बार नहीं करना पड़ेगा, अगर आप एक दो बार करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए, MPC इक्वल टू MPS दिया गया है, यानी कि दोनों इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमको पता है कि क्या होता है, 1 माइनस, ओहो मैं माइनस लगाने भूल गई, MPC इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई MPS, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि हम चूँकि दोनों क्या है, सेम है, MPC इक्वल टू MPS दिया गया है ना, ये क्वेश्चन में तो ये दिया गया है, तो हम दोनों को मतलब एक को दूसरे की जगह पर आराम से प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हम कर लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाई MP, और ये S की जगह पर हम कर देते हैं, मतलब ये C की जगह पर हम कर देते हैं S, है ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, सेम बात है, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई MPS। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा MPS इक्वल टू 1 माइनस MPS, तो ये हो जाएगा, MPS की वैल्यू क्या निकल कर आएगी,
MPS की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1 माइनस MPS, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 MPS इक्वल टू 1, तो MPS इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे हम फटाफट से मल्टीप्लाई के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना इजी था ना, फटाफट से हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ इंटायर एडिशनल इनकम इज़ कन्वर्टेड इनटू एडिशनल कंजम्पशन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी, यानी कि आपको बोला गया है कि जितना भी एडिशनल कंजम्पशन है उसे हम कम्प्लीटली मल्टीप्लायर में चेंज कर देते हैं। अच्छा, एडिशनल इनकम इज़ कन्वर्टेड इनटू एडिशनल इनकम, यानी कि कोई सेविंग नहीं हो रही है, आपने जितना एडिशनल इनकम किया उसको ही आपने उतना ही कंजम्पशन किया, यानी कि सेविंग यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगी, तो इसे भी हम फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए करके देखूँ क्या कि आप खुद से, अच्छा चलिए मैं करके बता देती हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको दिया गया है ये, है ना, आपको इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आपको बताना है K का वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो K का वैल्यू हमको तो पता है ना क्या होता है, 1/MPC, 1 माइनस MPC, और ये हमें बोला गया है कि जो MPC होता है वो क्या होता है, MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा सी, और दोनों ही इक्वल है, यानी कि हम मान लीजिए दोनों को 1 1 मान लेते हैं तो दोनों कट गया ना, ओहो क्या हो गया, दोनों कट गया, तो MPC इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा वाई, तो ये दोनों इक्वल है ना, तो अगर मान लीजिए हम 1 1 मानते हैं तो दोनों ही कट गया, तो वैल्यू हमारा MPC का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग पुट करेंगे कहाँ पर, क्वेश्चन ही हमारा कहाँ चला गया, ये क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 17 था ना, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो MPC का वैल्यू कितना आ गया है हमारा, वो तो आ गया है 1, तो इसको हम लोग पुट करेंगे तो K इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, और नीचे का भी डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं हो सकता है ना, अगर नीचे में डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू हो जाता है इन्फिनिटी, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अगर आपको कन्फ्यूज़न है ना तो आप दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है, और एक बार खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इफ़ द इंटायर एडिशनल इनकम इज़ कन्वर्टेड इनटू एडिशनल द वैल्यू ऑफ अच्छा यही तो आई गया इन्फिनिटी, ये मैंने 17 नहीं 18 नंबर था, ठीक है, यही तो था इन्फिनिटी हमारा, ठीक है, अगर हम लोग एडिशनल इनकम को एडिशनल कंजम्पशन में चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्रॉम द 400 टू 550 द इनकम इंक्रीज फ्रॉम 900 टू 1650, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारा जो इंक्रीज़ हुआ वो हुआ 150, और जो हमारा इनकम इंक्रीज़ हुआ वो हुआ हमारा 750, तो MPS शुड बी, ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देखते हैं, यानी कि आपको बताया, आपको इन्वेस्टमेंट और इनकम का वैल्यू दिया गया है, तो हमें पता है कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई, और आई जो इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ है वो हुआ है 150 चेंजेस, यानी कि जो चेंज हुआ है ना, डेल्टा लगाया है ना हमने, और यहाँ पर इनकम जो हमारा चेंज हुआ है वो हुआ है 750, अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 15 5, है ना, 5 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, जब हमें K का वैल्यू मिल गया तो इसे हम आराम से पुट कर सकते हैं MPS के साथ, तो K का रिलेशन हमें पता ही है, K इक्वल टू हो जाएगा 1/MPS, और MPS की वैल्यू कितनी आई है, तो नहीं MPS की वैल्यू नहीं आई है, K की वैल्यू आई है, K की वैल्यू है 5, 1/MPS, तो MPS कितना निकल कर आ गया हमारा 1/5, 1/5, यानी कि एक पॉइंट लगाएंगे और हम 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.2, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0.2, ठीक है। इफ़ इनकम, क्वेश्चन नंबर 20,
इफ़ इनकम इंक्रीज फ्रॉम द 2500 टू 3900, यानी कि इनकम में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है 1400 के आसपास, 1400 ना, हाँ। द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 350, और जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 350, यानी कि 400 डिवाइडेड बाई 350। तो अब आपको MPC निकालना है, यहाँ पर आपको MPS निकालना था, यहाँ MPC निकालना है। बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सॉल्व ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम अगले क्लास में करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है।